वेद पढ़ा था हमने अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हमारा खत्म, ये सकर्मक क्रिया। उदाहरण भी हमने एक दो पढ़े थे। हमारा एक उदाहरण चल रहा था, उसी उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं आज। एक उदाहरण था हमारा, दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ा गया, ये वाक्य भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल का वाक्य है। इस वाक्य में हमको देखना है क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। मैंने आपको पहचान के लिए बताया था, किसी भी वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया पाई जाती है। अंत में अगर ये देखें तो ये तो कहलाएगी इस जगह सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, और सहायक जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती है। सहायक क्रिया, इससे पहले जो क्रिया है तोड़ना, हिंदी क्रिया का मूल रूप बनता है तोड़ना, ये इस वाक्य की मुख्य क्रिया है। जब हमको मुख्य क्रिया मिल जाती है, मुख्य क्रिया मिल जाने के बाद हम कर्ता को ढूंढते हैं उस वाक्य के अंतर्गत। और कर्ता को ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। कर्ता को ढूंढने के लिए कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हम प्रश्न करेंगे हम कौन ने तोड़ा, अर्थात इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता नहीं है या कर्ता अनुपस्थित है, कर्ता लिखा ही नहीं गया है, तो कोई न कोई तो होगा। फिर उसके बाद में कर्म की पहचान के लिए हम कर्ता को साथ में लेकर क्या या किसी से प्रश्न करते हैं। और अगर वाक्य के अंतर्गत उसका उत्तर है तो वो कहलाता है उपस्थित कर्म, और यह संभावना बनती है तो वो कहलाता है अनुपस्थित कर्म। जैसे हम प्रश्न करते हैं, मान लिया जाए इस वाक्य का कर्ता हम मान लेते हैं राम। वाक्य कैसे होता, राम के द्वारा दरवाजा तोड़ा गया। वाक्य कैसे होता, हमारा प्रश्न होता राम के द्वारा क्या तोड़ा गया। उत्तर आ जाता हमारा दरवाजा, और दरवाजे को हम मान लेते कर्म, और इसी आधार पर इस वाक्य की क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो क्रिया होती है कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, और सकर्मक जो क्रिया है आपकी, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है कर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसको केवल एक कर्म की आवश्यकता हो, या ऐसी क्रिया जिसके साथ में केवल एक कर्म का प्रयोग किया जाए, वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो पढ़ना जो क्रिया है, जैसे अपन उदाहरण दे सकते हैं, दीपक पुस्तक पढ़ता है। दीपक पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में देखेंगे क्रिया शब्द है आपका पढ़ना, करता है दीपक, और कर्म केवल क्या है, पुस्तक। तो इस वाक्य के अंतर्गत यह पढ़ना क्रिया को केवल एक कर्म की आवश्यकता है। एक कर्म आ गया और उसके माध्यम से ही ये अपने अर्थ को संपादित करने में सफल हो गई। तो ऐसी क्रिया जिसको केवल एक कर्म की आवश्यकता हो, या ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें केवल और केवल एक कर्म का प्रयोग किया जाए, वह वाक्य की क्रिया एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। जैसे है आपका पढ़ना, देखना, बोलना, पीना, ये आदि उदाहरण एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये हमेशा ही, ये क्रिया जब भी आएगी हमेशा ही एक कर्मक आएगी। लेकिन हमारे तो प्रश्न पूछा जाएगा क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सकर्मक क्रिया, चाहे एक हो या दो हो, उत्तर हमको क्या देना है, सकर्मक क्रिया। इसका दूसरा प्रकार है द्विकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसे दो कर्मों की आवश्यकता हो, या ऐसी क्रिया जिसके साथ में दो कर्मों का प्रयोग किया जाए, वे क्रिया कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। जैसे का उदाहरण है पढ़ाना। अब देखिए यहाँ से समझना आप इसी उदाहरण में से, यहाँ उदाहरण था पढ़ना और इस जगह है पढ़ाना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दीपक पुस्तक, अब देखो क्रिया का रूप हम परिवर्तित करेंगे, दीपक पुस्तक पढ़ाता है, थोड़ा सा अंतर है वाक्य में। लेकिन इस वाक्य में दो कर्म है। कैसे, देखो अब हम प्रश्न करते हैं, देखो ये है आपका पढ़ाता, क्रिया का रूप दे रखा है, हम कौन लगाकर प्रश्न कर देंगे, कौन पढ़ाता है, उत्तर आएगा हमारा दीपक। दीपक है मानेंगे इस वाक्य का हम कर्ता। अब प्रश्न करते हैं, हमारे सामने मैंने उस दिन बताए थे पिछली कक्षा में आपको, क्या और किसे, ये दो शब्द है, इनसे हम पहचान करते हैं क्रिया की। या क्या या किसी से प्रश्न करने पर यदि कोई काल्पनिक उत्तर हो, यदि कोई काल्पनिक उत्तर हो तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया मानते हैं। तो हम प्रश्न करते हैं दीपक क्या पढ़ता है, प्रश्न हमारा यही हुआ, कर्ता ले लिया, साथ में कर्ता हुआ है आपका दीपक, इनमें से एक शब्द उठा लिया क्या, और उसके बाद हमें क्या लेनी है, क्रिया। दीपक क्या
पढ़ाता है। इस वाक्य का जो उत्तर आ रहा है वो हमारा आ रहा है पुस्तक। मैंने आपको बताया क्या या किसी से प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो वो उस वाक्य का उपस्थित कर्म कहलाता है। उत्तर प्राप्त होने की अगर संभावना भी होती है तो वो कहलाता है अनुपस्थित कर्म। तो यहाँ तो उत्तर प्राप्त हो ही चुका है पुस्तक, तो ये एक कर्म तो ये हो गया आपका, पुस्तक कर्म हो चुका है। अगला शब्द है हमारा किसे। अब अगला प्रश्न करेंगे हम, दीपक किसे पढ़ाता है। दूसरा प्रश्न है दीपक किसे पढ़ाता है। हम देखेंगे इस वाक्य के अंतर्गत इसका उत्तर तो नहीं है, अर्थात उपस्थित कर्म तो नहीं है, लेकिन संभावना पूरी है कि किसी न किसी को तो वो पढ़ाता होगा, अर्थात काल्पनिक कर्म है। और काल्पनिक कर्म है तो वो क्या मानेंगे हम, इस वाक्य का या इस क्रिया का दूसरा कर्म। यानी कि इस क्रिया को कितने कर्मों की आवश्यकता है, 2 कर्मों की। ऐसे ही अगला है दिखाना, खिलाना। ये क्रिया आती है द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ऐसे समझ सकते हैं हम, कोई भी सकर्मक क्रिया हो उसे, कोई भी सकर्मक क्रिया को कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य के माध्यम से संपन्न करवा दे तो वह तुरंत ही कैसी कहला जाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे हम पढ़ रहे थे द्विकर्मक क्रिया होगी, एक उदाहरण देखिएगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये उदाहरण है आपके सामने, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो हम आराम से देखेंगे, मैंने आपको बता रखा है किसी भी वाक्य के अंत में, कोई कैसा भी वाक्य हो उस वाक्य के अंत में क्या होती है, क्रिया। तो इस वाक्य के अंत में जो ये शब्द है पिलाती, इसे हम क्या मानेंगे, इस वाक्य की क्रिया। इसे हम क्रिया मान चुके हैं। तो क्रिया जब हमको प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद हमें ढूंढना है इस वाक्य का कर्ता। और कर्ता ढूंढने के लिए मैंने आपको बता रखा है किससे प्रश्न करते हैं हम, क्रिया से पहले क्या लगाते हैं, कौन। जो एक प्रश्नवाचक शब्द है, हम प्रश्न करेंगे कौन पिलाती है, कौन पिलाती है। इस वाक्य का जो उत्तर आएगा, जो उत्तर हमें प्राप्त होगा, वही उत्तर हमारा क्या कहलाएगा, कर्ता। तो उत्तर प्राप्त होगा हमें माँ, कौन पिलाती है, माँ, तो माँ हो जाएगा इस वाक्य का कर्ता। अब इस वाक्य के अंतर्गत हमें कर्ता प्राप्त हो चुका है, क्रिया प्राप्त हो चुकी है। अब हमको ढूंढना है कर्म, यानी क्रिया कर्मक है या सकर्मक। ये ढूंढने का प्रयास करना है। इसको ढूंढने के लिए हमारे सामने 2 शब्द है, ये पहचान के लिए है। तो इनमें से हम प्रश्न करके देखेंगे, कर्ता को साथ में लेकर क्या या किसी से प्रश्न करने पर यदि अगर कोई काल्पनिक उत्तर भी प्राप्त होता है तो भी हम सकर्मक क्रिया कहते हैं उसे। तो हम प्रश्न करके देखते हैं, माँ, कर्ता हमने साथ में ले लिया माँ, क्रिया हम ले लेते हैं क्या है, पिलाती है। ये 2 शब्द है। अब यहां से हम सब लेते हैं एक, माँ क्या पिलाती है, उत्तर प्राप्त हो रहा है, माँ क्या पिलाती है, उत्तर प्राप्त हो रहा है हमें दूध, उत्तर प्राप्त हो चुका है दूध। तो इस वाक्य का, इस क्रिया का एक कर्म प्राप्त हो चुका है हमें दूध। दूसरा शब्द है हमारा किसे, माँ किसे पिलाती है। इस प्रकार से प्रश्न करने पर भी हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है क्या, बच्चे को। अर्थात दूसरा कर्म क्या है, बच्चे या बच्चा, ये दूसरा कर्म है। यानी कि इस वाक्य में इस क्रिया के कितने कर्म हैं, 2। और ऐसा वाक्य या ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत 2 कर्मों का प्रयोग किया जाए वह क्रिया कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। इसी आधार पर जब 2 कर्म होते हैं तो दोनों कर्मों की हमें पहचान करनी है। भाई कोई भी वाक्य है उसमें 2 कर्म आए तो कैसे पहचानेंगे, कौन सा कर्म सजीव है, कौन सा कर्म पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, किसके साथ में कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है अन्यथा नहीं किया जाता। तो मैंने दे रखी है, देखो कर्म के भेद। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कर्म जो होगा किसी भी वाक्य का 2 प्रकार का हो सकता है। कोई क्रिया आएगी, उस क्रिया का अगर कोई कर्म होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 प्रकार। पहला प्रकार होगा वो होगा प्रधान कर्म। प्रधान कर्म बोल सकते हैं, प्रधान के अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं, मुख्य कर्म भी बोल सकते हैं। प्रधान कर्म बोल सकते हैं, मुख्य कर्म बोल सकते हैं। ये कर्म होगा किसी भी वाक्य में, जब ये कर्म होगा, ये कर्म हमेशा कैसा होता है, निर्जीव। एक उदाहरण से और समझते हैं हम, देखो मोहन कुत्ते
कुत्ते को डंडे मारता है। देखिएगा इस वाक्य में मैं कह रहा हूं किसी भी हिंदी वाक्य में जब कर्म आएगा, जो प्रधान कर्म होगा या मुख्य कर्म होगा वो हमेशा निर्जीव होगा। देखिएगा ये वाक्य है, इस वाक्य में आप ली जाएगा एक कर्म तो है का और दूसरा है, तो दोनों को हम देखते हैं तो जो निर्जीव है, निर्जीव क्या है? डंडे। पहचान कैसे की हमने? मोहन क्या मारता है, उत्तर प्राप्त हो रहा है क्या? डंडे। तो ये कर्म है और कर्म कैसा है? ये निर्जीव। और निर्जीव कर्म मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रधान जो कर्म होगा वो कैसा होगा? निर्जीव होगा। दूसरी पहचान है कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जब वाक्य में निर्जीव कर्म का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद में किसी भी कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो विभक्ति का प्रयोग भी नहीं हो रहा है तो हम ऐसे पहचान सकते हैं, हमको इनमें से कोई सा भी एक भी पंक्ति याद रह जाती है परीक्षा तक तो हमारा उत्तर लग जाएगा। निर्जीव कर्म होता है, प्रधान जो होता है वो प्रधान कर्म के बाद में किसी भी कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी पंक्ति है बाद में आता है, यानी कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में या पहले सजीव आ जाएगा, उसके बाद वाला जो कर्म, दो कर्म आएंगे उसमें दूसरे नंबर पर या पीछे जो कर्म आएगा, बाद में जो कर्म आएगा उसी कर्म को हम कौन सा कर्म बोलेंगे? प्रधान कर्म। अगली पंक्ति की हुई है क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है। ये वाक्य हमारे सामने दो शब्द थे, इन दोनों में से अगर हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्रिया के पहले क्या लगाकर अगर प्रश्न करते हैं, जब उत्तर जो प्राप्त होता है वही कर्म कैसा कहलाता है? हमारा प्रधान कर्म। प्रश्न करते हैं मोहन क्या मारता है, क्या लगाकर हमने प्रश्न किया, उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वही कर्म हमारा कैसा कहलाएगा? प्रधान कर्म। दूसरा है अप्रधान कर्म या फिर अपन इसे बोल सकते हैं कौन सा? गौण कर्म। मुख्य कर्म हो गया, ये हो जाएगा आपका गौण कर्म। गौण कर्म सजीव होता है, गौण कर्म सजीव होगा। देखो ये हम पहचान चुके हैं इस वाक्य में, ये तो करता हो गया, ये हो चुकी है क्रिया, ये हो चुका है हमारा मुख्य कर्म। अब केवल और केवल हमने केवल ये शब्द बचा है, पहचान में रहे होता है सजीव है, सक्रिय करता है, जैसे हम सजीव मानेंगे तो सजीव कर्म होता है। दूसरी पहचान है कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में पहले आता है, दूसरे कर्म से पहले आ चुका है। अगला है किसी से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। हम प्रश्न करेंगे मोहन किसे मारता है, बाद में क्रिया लेनी है, मोहन किसे मारता है तो उत्तर प्राप्त क्या होगा? कुत्ते। तो इस प्रकार से प्रश्न करने पर हमें अप्रधान कर्म या गौण कर्म प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्म के भेद। अभी तक हमने केवल यही चीज पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ा था हमने, एक बार पुनः सुन लीजिएगा, सबसे पहले पढ़ा था हमने क्रिया का निर्माण, क्रिया के निर्माण के बारे में बताया था मैंने आपको। संस्कृत भाषा की धातु के अंत में ना लगाने से हिंदी क्रिया का निर्माण होता है। संस्कृत भाषा की धातु ये दो प्रकार की होती थी, एक होती थी एक अक्षरी, एक होती थी दो अक्षरी। दोनों प्रकार की धातु के अंत में ना लगाने से हिंदी क्रिया का निर्माण होता था। उसके बाद में हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी किसी भी ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाती थी। उसके बाद में हमने कर्म के आधार पर क्रिया प्रारंभ की थी। पहला कार था आपका अकर्मक और दूसरी थी सकर्मक। अकर्मक में मैंने आपको बताया था गति अर्थ वाली, भाव या मनोविकारात्मक, ईश्वर प्रदत्त या स्थिति अर्थ वाली क्रिया सदैव अकर्मक की श्रेणी में आती है। दूसरी हमने पढ़ी थी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद भी पढ़े थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो अकर्मक क्रिया है, जो मैंने आपको ये भी लिखवाया था उस दिन कि जो सदैव गति अर्थ वाली है, भाव या मनोविकारात्मक क्रिया है, वो हमेशा कैसी बताई थी आपको? अकर्मक की श्रेणी में। लेकिन अगर उन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ने कर किसी दूसरे के माध्यम से संपन्न करा दे तो वह क्रिया तुरंत ही सकर्मक क्रिया की श्रेणी में आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोना जो क्रिया है आपकी, सोना जो क्रिया है वो ईश्वर प्रदत्त क्रियाओं में आती है। हंसना क्रिया ईश्वर प्रदत्त क्रियाओं में आती है क्योंकि ये ईश्वर की देन है। मनुष्य न चाहते हुए भी ये कार्य कर देता है। एक दिन या 2 दिन रह सकता है वो बिना सोए हुए, उसके बाद उसे सोना पड़ता है। तो ये ईश्वर प्रदत्त क्रियाओं में आती है। अगर
इस कार्य को कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे के माध्यम से संपन्न करा दे, तो यह क्रिया तुरंत ही कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? सकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगी। कैसे, वो देखिएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिख देता हूं आपको, राम सोता है, ये वाक्य। अभी इस वाक्य में आप समझने का प्रयास किया, राम करता है, सोना क्रिया है। अभी तक जो कार्य, ऐसे सब जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है, तो ये तो आपकी क्रिया हो गई। बाकी हम देखते हैं कर्ता की परिभाषा कहती है क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है, सोने का जो कार्य हो रहा है, उसे कर रहा है राम, तो राम इस वाक्य का हो जाएगा कर्ता। तो अभी तक तो एक ऐसी अकर्मक क्रिया, लेकिन मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो अकर्मक क्रियाएं होती है उन्हें कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य के माध्यम से संपन्न करा दे, तो वो कैसे हो जाएगी? सकर्मक। अब देखिएगा इसी वाक्य को हम कैसे परिवर्तित करते हैं। राम दीपक को सुलाता है। अब देखिएगा ये क्रिया, अभी भी क्रिया का अगर मूल रूप देखें तो हम क्रिया का मूल रूप तो आप जानते हैं सोना ही है, लेकिन यह जो कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य संपन्न हो रहा है, प्रश्न करते हैं कौन सुलाता है? तो सुला तो राम ही रहा है, लेकिन किसको? दीपक को। अर्थात कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है इस कार्य को, जो सोने का कार्य हो रहा है उसे कर्ता स्वयं नहीं कर किसी अन्य के माध्यम से संपन्न करा रहा है। और जब कर्ता स्वयं नहीं कर किसी अन्य के माध्यम से किसी कार्य को संपन्न करा दे, तो वह क्रिया ऐसी हो जाती है अकर्मक से सकर्मक। दूसरे अर्थों में बोलते थे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। और जब प्रेरित किया जाता है वो क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है, जो रचना के आधार पर अलग से पढ़ाई जाएगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी अकर्मक क्रियाएं उनको अगर कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य के माध्यम से संपन्न करा देता है, तो वो तुरंत ही किसमें परिवर्तित हो जाती है? सकर्मक की श्रेणी में। ये पंक्ति आपको लिखनी है, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। समस्त अकर्मक क्रियाओं को यदि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से संपन्न करा दे, तो वे सकर्मक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। जितनी भी अकर्मक क्रियाएं थी, अब अकर्मक क्रिया कई बताई थी आपको मैंने, देखो हंसना, रोना, जगना, दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सारी कैसी क्रिया थी? अकर्मक क्रिया थी। लेकिन अगर इनको कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य के माध्यम से जैसे ही संपन्न कराएगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? सकर्मक में। एक उदाहरण अभी सोने का आपने देख लिया, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ क्रिया अंत में आपको ना हटाना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में पहचान बताई थी, ना लगाने से हिंदी क्रिया का निर्माण होता है। तो आप ना को हटा दो, ना को हटाने के बाद जो शब्द बचता है आपका, उसे आकारांत, आप ऐसे तो जानते हैं, जैसे देखो ये शब्द है बस, इसमें पीछे क्या है? ए, और जब ए होता है तो वो कहलाता है हिंदी में एकारांत। अगर एकारांत होता है जब तक तो कहलाएगी अकर्मकी। अगर ये कैसा हो जाता है? आकारांत, यानी मात्रा लग जाती है आकी जैसी मात्रा लगेगी, ये कैसी हो जाएगी? प्रेरणार्थक की श्रेणी में आ जाएगी। यानी क्रिया किसी भी वाक्य में अंत में आपको, अभी आपका फोन हैंग हुआ था, तो कैसी मिलेगी? आकारांत। तो आप समझ जाना क्रिया कैसी है? परिवर्तित हो चुकी है, कर्ता किसी अन्य के माध्यम से संपन्न करवा रहा है। तो कर्म के आधार पर क्रिया हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना बोल सकते हैं, संरचना बोल सकते हैं, यानी क्रिया का निर्माण किस किस प्रकार से हो सकता है। अगला प्रकार है आपका
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना भी बोल सकते हैं, कई जगह पाठ्य पुस्तकों में मिलता है संरचना, जिसके आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए इसमें एक प्रकार होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया शब्द से ही, ये शब्द है, इस शब्द से ही हम परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे। एक शब्द है पूर्व का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, पूर्व का अर्थ होता है पहले। और देखो ये शब्द है काल शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, काल शब्द। काल का अर्थ होता है क्या? समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। अर्थात परिभाषा हमारी बनेगी, जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, या किसी वाक्य में एक साथ दो कार्य संपन्न हो रहे हैं, और जो पहले संपन्न हो रही है वो क्रिया, उसके बाद में क्या का प्रयोग किया जाए? कर या करके प्रत्यय का प्रयोग जब किसी वाक्य में कर दिया जाए किसी क्रिया के अंत में, तो वो क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण से परिभाषा निकालेंगे। चलो पहले एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण के बाद में परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे अपन। काजल घर जाकर पढ़ती है। मैंने कहा प्रयास करना, एक वाक्य आपके सामने, काजल घर जाकर पढ़ती है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कौन कौन से कार्य संपन्न हो रहे हैं। क्रिया अपन उसे ही तो बोलते हैं, जिससे ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो यहाँ देखो कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। एक कार्य तो हो रहा है कौन सा? पढ़ने का। और एक कार्य कौन सा हो रहा है? जाने का। एक कार्य पढ़ने का हो रहा है, एक जाने का हो रहा है। एक वाक्य एक ही है, एक वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अब इन दोनों क्रियाओं में से जो कार्य पहले संपन्न हो रहा है, पूर्व का अर्थ मैंने आपको बताया क्या? पहले। और काल का अर्थ क्या बताया? समय। यानी ऐसा कार्य जो पहले समय में ही संपन्न हो रहा है, उसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो यह दो कार्य संपन्न हो रहे हैं। देखिएगा पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है या जाने का हो रहा है। हम समझ रहे कि जो काजल पहले तो घर जाएगी, उसके बाद में अपना काम करेगी। जो पढ़ने का कार्य करेगी तो पहले घर पहुंचना जरूरी है। तो पहले जो कार्य हो रहा है वो पहला कार्य कौन सा हो रहा है? जाना। यानी पहले जो क्रिया है वो कौन सी है? जाना। उसके बाद में अन्य क्रिया आई है। और इस क्रिया के बाद में, पहले जो क्रिया आई है उस क्रिया के बाद में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? कर। तो पूर्वकालिक क्रिया हम उसे बोलेंगे। ऐसी क्रिया दो तरीका से समझ लीजिएगा आप। ऐसी क्रिया जिसके बाद में कर या करके प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। तो यहाँ दो क्रिया है और प्रयोग किया गया है, इस जाना क्रिया के बाद में प्रयोग किया गया कर का। तो इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया मानेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। या फिर जब किसी वाक्य में दो क्रिया हो और दो क्रियाओं में से जिस किसी भी क्रिया के अंत में किसका प्रयोग किया जाए? करके। कैसे भी समझने का प्रयास करो, लेकिन आपको देखना जब दो कार्य संपन्न हो रहे हैं, पहले जो कार्य संपन्न हो रहा है, पहले जो क्रिया आ रही है, उसी क्रिया को हम क्या मानेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तो परिभाषा देखिएगा आप। जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो। एक साथ कितनी क्रिया आ रही है? दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, तो जो क्रिया तो जिस क्रिया का प्रयोग पहले किया जाए, या जिस क्रिया के अंत में कर अथवा करके, ये ध्यान रखना है, दोनों में से एक, कर या करके प्रत्यय का प्रयोग किया जाए उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक तो उदाहरण और देखेंगे हम। जैसे देखिएगा, रमेश मैदान में
पहुंचकर खेलता है। ये वाक्य है हमारे सामने। इस वाक्य में हम देखेंगे इस वाक्य में दोबारा से एक बार धीरे धीरे देखेंगे। सबसे अंत में एक क्रिया है खेलना। एक कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। दूसरा कार्य हो रहा है पहुंचने का। यानी करता है रमेश, करता दो कार्य संपन्न कर रहा है। एक तो खेल के मैदान तक पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद में उस जगह खेल रहा है। तो दो क्रिया हो रही है। दोनों क्रियाओं में से जो पहले संपन्न हो रही है क्रिया, पहले क्रिया कौन सी संपन्न हो रही है? पहुंचना। और इस क्रिया के अंत में मैंने आपको यही परिभाषा में लिखा है, एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। दो क्रिया है इस वाक्य में, और जिस क्रिया का पहले प्रयोग किया जाए, पहले ये क्रिया आ रही है पहुंचना, अथवा कर या करके कर प्रत्यय का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो यही क्रिया इस वाक्य के अंतर्गत जो पहुंचना क्रिया है वह क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला जो प्रकार है, अगला प्रकार है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया देखिएगा। ये शब्द है आपका संयुक्त। ये बना है सम प्लस युक्त। सम का अर्थ होता है समान और युक्त का अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात परिभाषा बनेगी ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में बराबर का हक रखती हो, यानी दोनों एक समान हो। किसी का जैसे सहायक क्रिया का महत्व बहुत कम होता है, यहाँ दो क्रिया आएगी एक वाक्य के अंतर्गत, क्रिया एक वाक्य में दो आएगी। दोनों क्रियाओं का अपना अलग अलग महत्व होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो बाद में जो क्रिया आती है वो पहले संपन्न होने वाली क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे उदाहरण देखो आप, दीपक चल दिया। छोटा सा उदाहरण है, समझने का प्रयास करना। इस वाक्य में देखिएगा, देखो दीपक तो करता है, एक क्रिया है चलना, दूसरी क्रिया है देना। अब ये दोनों क्रियाओं का मान लीजिए कुछ समय के लिए मैं अभी ये क्रिया को छुपा लेता हूं, तो इस क्रिया का अपना आप में महत्व है। ये किससे बनी है? देना। जैसे दूसरा वाक्य मोहन पुस्तक देता है, तो ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो सकती है ये क्रिया। तो एक क्रिया हो गई दिया और दूसरी है चलना। एक वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद दोनों क्रियाएं मिलकर और केवल एक अर्थ दे। यहाँ देखिए इस क्रिया का, देना क्रिया का इस वाक्य के अंतर्गत कोई महत्व नहीं है। ये किसकी सहायता कर रही है? जो पहले संपन्न हुई है चलना क्रिया, इसी क्रिया की ये क्रिया क्या कर रही है? सहायता कर रही है। इसका अपना कोई महत्व नहीं है। इन दोनों क्रियाओं के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं होता। जैसे अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा अंतर है पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में। पूर्वकालिक क्रिया में हमारी परिभाषा क्या थी? सीधा सा अर्थ ये बताया था, पूर्वकालिक में पहले एक क्रिया आती थी और उसके बाद में क्या आता था? या तो कर आता था या करके ये प्रत्यय का प्रयोग हो जाता था, उसके बाद में पुनः एक क्रिया आती थी। यहाँ दो क्रिया आएगी, कोई भी व्यवधान क्रिया के बाद में तुरंत क्रिया आ जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया के बीच में तो क्या हो रहा था? ये दोनों में से कोई एक प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा था, और जिस क्रिया के बाद में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जा रहा था उस क्रिया को हम क्या बोल रहे थे? पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया में भी क्रिया के बाद हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और इसकी वीडियो पसंद न करें। क्रिया आ रही है लेकिन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, अर्थात कोई कारक की विभक्ति या प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा रहा, और ये दोनों क्रिया मिलकर एक ही अर्थ को स्पष्ट कर रही है। इसमें से कहलाएगी संयुक्त क्रिया। दूसरे अपन